हम्म। तो देखो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की चेक शीट है, सिर्फ मैं एक चेक शीट कराऊंगा, बाकी आप सारे डिपार्टमेंट वाइज देख लेना। ऑडिट करने के लिए जब हम जाते हैं, आपको मैंने ट्रेनिंग ऑडिट का प्लान कैसे बनता है वो भी दिखा दिया, ऑडिट शेड्यूल कैसे बनता है। तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ऑडिट करने के लिए अगर जाते हो तो ये चेक शीट लेके आपको जाना है। ठीक है। तो क्या क्या चेक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला जो चेक पॉइंट है, ऊपर तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, एरिया, प्रोडक्शन है, डेट, ऑडिट का डेट आ जाएगा आपका, ऑडिटर का नेम आ जाएगा, ऑडिटी का नेम आ जाएगा। ठीक है। कितने बजे आपने स्टार्ट किया, कौन सी शिफ्ट में किया, ये डालना है। पहला चेक पॉइंट क्या है प्रोडक्शन में, इज प्रोडक्शन रिपोर्ट मेड फॉर द शिफ्ट। आप जब भी ऑडिट करने के लिए जाओगे तो आप उससे क्या पूछोगे, शिफ्ट वाइज प्रोडक्शन रिपोर्ट वो मेंटेन करते हैं या नहीं करते। अगर वो आपको दिखा देता है, ठीक है, तो आप रैंडमली किसी एक डेट का उससे मांगोगे, उस डेट का वो दिखा देता है तो ठीक है, अगर नहीं दिखा पाता है तो वहाँ पे एनसी आ जाएगी। ठीक है। तो क्लोज हमने दिखा रखा है, 9111 के अकॉर्डिंग देखोगे आप। ऑब्जर्वेशन क्या आया है, ऑब्जर्वेशन में आपको मिला है तो आप लिख दो, प्रोडक्शन चेक शीट अवेलेबल। फॉर एग्जांपल के लिए आपने कौन सी डेट को मांगी थी वो डेट लिख दो यहाँ पे, किस डेट की चेक शीट अब जो है अवेलेबल है, तो सॉरी रिपोर्ट। देन स्टेटस क्या है, ओके। ठीक है। रिमार्क में कुछ आपको वाला एडिशनल कुछ लिखना है, सजेशन वगैरह कुछ को देना है तो आप लिख सकते हो, नहीं खाली छोड़ना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, इज रीवर्क रिपोर्ट मेड फॉर द शिफ्ट। शिफ्ट वाइज रीवर्क का डाटा बनता है कि नहीं बनता, ओके। तो रीवर्क का डाटा देखोगे, रीवर्क का टेबल देखोगे, उसके यहाँ पे रीवर्क का एरिया अलग से डिफाइन है कि नहीं है। रीवर्क की डब्ल्यू भी देख सकते हो, रीवर्क करने के लिए स्पेशल बंदा रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। आपको मैंने 8वें क्लॉज में पढ़ाया था 8714 में, रीवर्क एंड रिपेयर। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या देखोगे, रिवर्क करने के लिए रिवर्सिबल बंदा है कि नहीं है, रिवर्क की डब्ल्यू है क्या नहीं है, ये भी आप इसमें एडिशनल चेक करोगे। ठीक है। फिलहाल वो रिवर्क का रिकॉर्ड पूछ रहा है, तो रिवर्क का रिकॉर्ड कौन से क्लोज के अकॉर्डिंग पूछ रहा है वो, 8714 में। ठीक है। इज रीवर्क और रिपेयर मेड फॉर द शिफ्ट। तो आप अगर पूछें, अगर वो दिखा देता तो ठीक है, नहीं दिखाता तो आपकी एनसी आ जाएगी। इज सेटअप इंस्पेक्शन वेरीफाइड एंड रिकॉर्डेड। तो आप क्या करोगे, जो जॉब सेटअप हुआ है उस मशीन पे, जॉब सेटअप किया हुआ पार्ट आपको मिला है या नहीं मिला। ऐसा तो नहीं है जॉब सेटअप पार्ट होने के बाद वो जॉब सेटअप वाले पार्ट को प्रोडक्शन की वाले बिन में ही डाल देता हो। ठीक है। जॉब सेटअप का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जिस पे क्वालिटी वाला सिग्नेचर करके देता है, वो तब तक मशीन पे रखा होना चाहिए, तब तक दूसरा चेंज ओवर नहीं होता है। अगर किसी प्रेस शॉप से रिलेटेड बात करें या सीएनसी से रिलेटेड बात करें तो किसी भी मशीन पे। नेक्स्ट, इज इज सेटअप इंस्पेक्शन डन एज पर कंडीशन रिटन ऑन वर्क इंस्ट्रक्शन, ओके। तो आपके पास जॉब सेटअप किसके बेस पे करते हो, आपका एसओपी या डब्ल्यूआई जो भी बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने जॉब सेटअप करता है वो, तो वो आपको जो है क्या दिखाएगा, मशीन पर डिस्प्ले किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। इज लाइन कंप्लेंट रिपोर्ट मेड। लाइन पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है प्रोडक्शन के दौरान, जब पार्ट चल रहा होता है, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, कोई बोर्ड बना रखा है या कोई फॉर्मेट बना रखा है या कोई रजिस्टर है, जो भी आपको दिखाता है वो उसका देखोगे, अगर वो ठीक है तो आप उसको पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन दे दोगे, अगर नहीं दिखाता है तो आप नेगेटिव ऑब्जर्वेशन दोगे उसे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इज मटेरियल रिटर्न नोट मेड। मटेरियल कोई रिटर्न होके आता है कस्टमर से, या आपका इंटरनल कस्टमर है, जैसे प्रेस शॉप वाला जो प्रेस शॉप वाला जो डिपार्टमेंट है, अगले वेल्डिंग शॉप में मटेरियल बना के देता है, तो वेल्डिंग शॉप वाला कस्टमर हो गया किसका, प्रेस शॉप वाले का, जिसको हम इंटरनल कस्टमर बोलेंगे। अगर वेल्ड शॉप से कोई मटेरियल रिटर्न होके आता है प्रेस शॉप की डिफेक्ट की वजह से, तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। कस्टमर से अगर कोई मटेरियल रिटर्न होके आता है तो उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। तो अगर ये दिखा देता है प्रोडक्शन वाला तो ठीक है, नहीं दिखाता है तो आप एनसी लगाओगे। इस कापा इम्प्लीमेंटेशन चेक शीट रिव्यू, ओके। किसका आ गया, ये कौन से का आ गया है प्रोडक्शन में। तो कापा इम्प्लीमेंटेशन चेक शीट रिव्यू का मतलब क्या है। कापा जो आपका है, जो आप कस्टमर कंप्लेंट जो आपके पास आई है
या जो इन हाउस में प्रोडक्शन करते समय कोई पार्ट खराब बना है तो प्रोडक्शन वाले इसका कोई रोल प्ले करते हैं कि नहीं करते? क्या रेड बिन एनालिसिस का रिपोर्ट बनाते हैं या कापा भरते हैं, क्या भरते हैं? तो आप उससे पूछोगे कि आपके पास जो प्रोडक्शन करते समय शिफ्ट में जो रिजेक्शन निकलती है, आप उसका रिकॉर्ड बनाते हो तो क्या करते हो? उसका रेड बिन एनालिसिस करते हो या स्पेशली आप जो है किसी डिफेक्ट का एनालिसिस करके कापा भरते हो? तो जो भी उनका रेगुलर प्रैक्टिस होगा वो आपको रिकॉर्ड दिखा देगा। इज ऑपरेटर चेक शीट फिल्ड बाय ऑपरेटर? ऑपरेटर की जो चेक शीट है, कौन सी ऑपरेटर की चेक शीट होती है? डेली मेंटेनेंस की और मशीन पर डिफेक्ट से रिलेटेड, क्या शिफ्ट में कितना डिफेक्ट निकला, तो वो ऑपरेटर की जिम्मेवारी होती है फिलअप करना। वो भरा हुआ है कि नहीं है? पहले तो आप ये देखोगे कि मशीन पर डिस्प्ले है या नहीं है, डेली मेंटेनेंस चेक शीट, और ऑपरेटर से रिलेटेड है ये। अगर ऑपरेटर को आपने बोला हुआ है कि डिफेक्ट का रिकॉर्ड भी वही भरेगा, तो वो उसके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो एनसी। इज डेली इक्विपमेंट चेक शीट अपडेटेड फॉर द शिफ्ट? डेली इक्विपमेंट चेक शीट का मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे? वो डेली मेंटेनेंस की बात कर डेली मेंटेनेंस की ही बात कर रहा है। और अगर आपने उसे कोई गेज वगैरह दे रखा है, कोई इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, तो उससे आपने और बोला है कि इसको स्टार्ट करने से पहले, यूज़ करने से पहले आपको कुछ चेक करना है, उसका कुछ रिकॉर्ड है तो वो आपको दिखा देगा। ओके। डिस्प्ले से रिलेटेड क्या क्या पूछ रहा है वो? डिस्प्ले में पूछ रहा है, इस कंट्रोल्ड वर्क इंस्ट्रक्शन डिस्प्लेड? जो डब्ल्यू आई वगैरह लगी हुई हैं, वो कंट्रोल्ड की स्टैंप लगी है कि नहीं लगी मशीन पर जो डिस्प्ले हो रखे हैं? इज लिमिट सैंपल डिस्प्लेड? ये जो लिमिट सैंपल है, बात कर रहा है ये, तो कस्टमर ऑपरेटर के पास जो ओपीएल लगा रहता है ना, ऑपरेशन 1 पॉइंट लेसन से रिलेटेड या डिफेक्टेड सैंपल मशीन के ऊपर लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पॉइंट ऑप्शनल यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। बाकी लिमिट सैंपल फाइनल इंस्पेक्शन में ही यूज होता है ज़्यादातर। इज ऑपरेटर स्कीमेटिक डिस्प्ले? ऑपरेटर की जो स्कीमेटिक्स है वो डिस्प्ले कर रखी है नहीं कर रखी शॉप फ्लोर में? ठीक है, तो ये आपके चेक पॉइंट हैं कुछ। मटेरियल एंड टूलिंग हैंडलिंग से रिलेटेड क्या पूछेगा प्रोडक्शन में? इज मटेरियल आइडेंटिफाइड प्रॉपरली इन बिन्स? जो भी मटेरियल प्रोडक्शन शॉप में रखा हुआ है, जिस बिन में, उस बिन के ऊपर टैग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? ओके है तो ओके का टैग, रिजेक्ट है तो रिजेक्ट का टैग। रिजेक्ट मटेरियल आपका रेड बिन में होना चाहिए, अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो एनसी। इज नेक्स्ट क्या कह रहा है? ओके फॉर एक्सेप्टेड मटेरियल? तो ओके का टैग यानी ओके का टैग लगा होना चाहिए, उसकी बात कर रहा है ये। होल्ड फॉर सस्पेक्टेड मटेरियल? अगर कोई मटेरियल आपने होल्ड कर रखा है रीवर्क के लिए या किसी के लिए, तो उसका जो है होल्ड का टैग होना चाहिए, ठीक है। और उसका आपने जो येलो बिन जो होती है, येलो बिन सस्पेक्टेड मटेरियल के लिए ही यूज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? रिजेक्ट है मटेरियल तो रिजेक्ट का टैग लगा होना चाहिए। इस टूलिंग स्टोर्ड एंड आइडेंटिफाई लोकेशन? टूल कहाँ पे रखा हुआ है? ओके, जब डाई सेटर टूल लेने के लिए जाता है तो टूल जिस किसी रैक में रखा है उनकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर है या नहीं है? आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए टूल रैक पे, जो रैक में टूल रखे रहते हैं। इस टूलिंग प्रॉपरली आइडेंटिफाइड? और आइडेंटिफिकेशन है तो ठीक है, नहीं है तो आप कैंसी निकलेगी। और लोकेशन भी डिफाइन होनी चाहिए रैक के अंदर। अवेयरनेस ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या पूछ रहा है? इज ऑपरेटर अवेयर टू डब्ल्यू आई प्रोसेस पैरामीटर एंड प्रोडक्ट पैरामीटर? ऑपरेटर को जो आपने एसओपी या डब्ल्यू आई डिस्प्ले किया हुआ है, ऑपरेटर को रीडेबल है या नहीं है? ऐसा तो नहीं है ऑपरेटर रीड नहीं कर पा रहा है, आपका जो फॉन्ट है बहुत छोटा है या आपका बिलर है। तो आईएटीएफ में 8वें क्लॉज में मैंने आपको समझाया था कि जो भी डॉक्यूमेंट आप डिस्प्ले करते हो वो लेजिबल होना चाहिए, यानी लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ होना चाहिए और आसानी से पढ़ने में आना चाहिए वो, तो तभी वो उसको पता रहेगा प्रोडक्ट प्रोसेस पैरामीटर के बारे में। एसओपी करके एसओपी को वो पढ़ लेता है, तो अगर उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है, आपने इंग्लिश में बना रखा है, तो वहाँ पे एनसी आएगी क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 23। इज ऑपरेटर अवेयर टू इंस्पेक्शन मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट? ओके, ऑपरेटर पे जो तुमने इंस्ट्रूमेंट गेजेस जो दिया हुआ है, क्या उसको वो चेक कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो वो आप उसे चेक करवा के देखो, करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो एनसी लिख दो, उसका नाम लिख करके मैंने इस ऑपरेटर से चेक करवाया, इस ऑपरेटर को अवेयरनेस नहीं है।
इज ऑपरेटर अवेयर टू इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोसेस टू नेक्स्ट ऑपरेटर और कस्टमर। ऑपरेटर जो है अलर्ट है कि नहीं है कि भाई अगले ऑपरेशन पे वो सही पार्ट बना के देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं अगर कंपनी में आप एक दूसरे को इंटरनल कस्टमर की तरह ट्रीट करोगे तो आपके पास एक्सटर्नल कस्टमर से प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। तो ऑपरेटर इसके लिए क्या करता है? तो ऑपरेटर उसको पार्ट को चेक करता है नहीं करता, या ऑपरेटर बीच बीच में पार्ट को चेक कर रहा है नहीं कर रहा। ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रोडक्शन एंड पर्सन सेफ्टी। प्रोडक्ट एंड पर्सन सेफ्टी यानी प्रोडक्ट के लिए और ऑपरेटर के लिए सेफ्टी क्या क्या है शॉप फ्लोर में? इज मटेरियल स्टोर्ड प्रॉपरली इन बिन्स, मटेरियल शुड नॉट फॉल फ्रॉम द बिन। ओके। मटेरियल प्रॉपर स्टोर है, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पर प्रॉपर आइडेंटिफाइड है और रखा हुआ है। ठीक है। किसी बिन के ऊपर ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एक्सेस मटेरियल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर बिन में होना चाहिए जितना उसमें आ सकता है। ये सब विजुअल चीज़ें हैं। इज ऑपरेटर यूज गोगल, मास्क, एप्रॉन, यानी पीपीई यूज कर रहा है नहीं कर रहा है वो ऑडिट के टाइम पे? अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो आप नाम लिखोगे कि मैंने इस ऑपरेटर को देखा, इसने ये नहीं पहना हुआ था। इज एनी लूज वायर फाउंडेशन बोल्ट ओपन डोर पैनल। सेफ्टी से रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कहीं पे कटा फटा वायर है, क्या कोई पैनल ओपन कंडीशन में है, ठीक है, तो आप जो है उस पॉइंट को हाईलाइट करोगे, नहीं है तो ओके लिख दोगे। इस गैंगवे मार्क्ड, शॉप फ्लोर के अंदर गैंगवे प्रॉपर क्लियर मार्क है कि नहीं है? इज वर्क प्लेस फ्री फ्रॉम चिप्स ऑन फ्लोर, स्पाइलेज, ऑयल पार्ट्स। शॉप फ्लोर के अंदर कोई भी तेल वगैरह या कोई मेटालिक चिप्स वगैरह बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, जिससे कि ऑपरेटर को एक्सीडेंट हो सकता है। डॉक्यूमेंट स्टेटस क्या कह रहा है? कंट्रोल प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, कि आप प्रोडक्शन को कैसे हैंडल करते हो। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का ये कोई प्रोसीजर या कोई WI उनके पास लिखा हुआ होना चाहिए। टूल मैनेजमेंट ऑपरेशन स्टैंडर्ड, टूलिंग मैनेजमेंट, टूल को वो कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कोई WI वहाँ पर लगा होना चाहिए रैक के पास में। जो भी आपने रैक में सीरियल नंबर वाइज जो टूल रखे हुए हैं, उस टूल का एक WI बनाओ और उसको लिखो अपनी ऑपरेटर की लैंग्वेज में, डाई सेटर की लैंग्वेज में, कि कैसे कैसे टूल को हटाना, कैसे टूल को आइडेंटिफाई करना है और कैसे निकालना है, और क्या सेफ्टी का ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके की कोई WI उसने लगा रखी है तो ठीक है, नहीं लगा रखी है तो आप उसको सजेशन दे के आओगे और आप उसको NC नहीं दोगे। NC भी दे सकते हो मगर उसको ऑब्जर्वेशन में रखोगे। NC अगर है तो माइनर मेजर में दो कैटेगरी में आती है। एक होती है ऑब्जर्वेशन, कि वो NC नहीं है, आप उसको सजेशन दे के आयो कि भाई ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है। तो क्या कह रहा है वो? NC ये आप जो है, जो भी NC आई है इसमें वो लिख रहा है NC क्लोजर टाइम, टेम्परेरी एक्शन आपको 8 घंटे के अंदर अंदर लेना है, एंड परमानेंट एक्शन आपको 3 दिन के अंदर लेना है। जो भी NC आएगी आप NC की रिपोर्ट भर के दोगे ऑडिटी को, वो ऑडिटी फिर उसके अगेंस्ट में करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन है भर के देगा। आप उसको क्रॉस चेक करना है, फिर NC को आपको क्लोज करके देना है। ठीक है। तो 3 दिन का टाइम है। ये जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड का ये स्टैंडर्ड है, आप अपनी तरफ से कुछ भी हो सकता है तुम्हारे वहाँ। ये रिवीजन नंबर नीचे कुछ पॉइंट डाले हुए हैं कि आपका रिवीजन 0 से 1 2 3 कैसे हुआ। ठीक है, रिवीजन डिटेल है ये। अब देखो, अब क्या कह रहा है वो? टाइम फ्रेम फॉर क्लोजिंग NC। OI का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, 2 डेज का है। नेक्स्ट वो क्या बता रहा है? एंड NC मेजर नॉन कन्फर्मिटी, जो मेजर नॉन कन्फर्मिटी की बात कर रहा है वो 8 घंटे में और 3 डेज में। अगर वो माइनर नॉन कन्फर्मिटी है तो आप उसका 2 वीक के अंदर अंदर दे सकते हो। ठीक है। और ये जो कह रहा है अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है ऑब्जर्वेशन आपने दिया है, OI कहीं आपने लिख दिया है रिमार्क में, तो OI का मतलब ये है कि आपने उसको NC नहीं दी है। ठीक है। अगर आपने रिमार्क में डाल दी है माइनर NC और मेजर NC, तो उसका हमने क्राइटेरिया दे रखा है। मेजर NC का जो एक्शन प्लान है वो आपका 8 घंटे जो है किसके अंदर देना है? 8 घंटे के अंदर और 3 दिन, तीन दिन के अंदर। तो टेम्परेरी एक्शन आपको 8 घंटे में लेना है और 3 दिन में आपको परमानेंट एक्शन लेना है। ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट में 2 दिन की और 2 वीक की
बात कर रहा है, और माइनर जो एनसी है वो भी 2 वीक के अंदर अंदर बात कर रहा है वो। ठीक है, इसको अपनी तरफ से मॉडिफाई भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने लिख दिया तो स्टैंडर्ड हो गया ये। अपनी अपनी तरफ से जो आपको सहूलियत हो उस तरीके से लिख सकते हो। तो ये सभी डिपार्टमेंट की चेकशीट हैं, इनको आप पढ़ लेना। कोई आपको दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना किसी पॉइंट में। अब मैं बात करता हूँ जो है एनसी रिपोर्ट कैसे भरी जाती है।